एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे साइकोलॉजी के अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स और कॉन्सेप्ट। यहाँ आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और थोड़ा सा फन एंड ट्विस्ट। अगर आप स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी लवर हो या बस न्यू नॉलेज एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड गेट रेडी, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट ने इंसान के बिहेवियर और माइंड को समझने का तरीका ही हमेशा के लिए चेंज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, द साइंस ऑफ साइकोलॉजी। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी पढ़ने का मेन रीजन यही है कि हमें समझता है कि लोग और एनिमल्स ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। इससे हम अपने आप को और अपने रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। साइकोलॉजी हमें दिखाता है कि ब्रेन और बॉडी कैसे कनेक्टेड है, लर्निंग और मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, चाहे वो डेली हो या कोई बड़ा चैलेंज हो। जब हम रिसर्च मेथड समझते हैं तो हमें पता चलता है कि रिसर्च जेन्युइन है या कोई इनकरेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजी हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, जिससे हम फेक न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट और पॉलिटिकल क्लेम्स को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम साइकोलॉजी के अर्ली पायनियर्स को देखेंगे, फिर जीस्टॉल, साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म की अप्रोच को समझेंगे। आज के मॉडर्न टाइम में साइकोलॉजी के 7 पर्सपेक्टिव्स हैं, उन्हें कवर करेंगे। साथ ही साइकोलॉजी के प्रोफेशनल्स के डिफरेंट रोल का डिफरेंस समझेंगे। हम क्रिटिकल थिंकिंग के क्राइटेरिया और साइंटिफिक मेथड्स के 5 स्टेप्स भी पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या अलग मेथड्स होते हैं, कोरिलेशन टेक्निक्स का यूज़ करके वेरिएबल्स के बीच रिलेशन कैसे स्टडी करते हैं, ये समझेंगे। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के स्टेप्स और उनमें कॉमन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन पढ़ेंगे। साइकोलॉजी रिसर्च के लिए एथिक्स कैसे फॉलो करते हैं और कब एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फाइनली क्रिटिकल इवोल्यूशन सीखेंगे, मतलब न्यूज़ और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय लॉजिकली एनालाइज करना। अब हम बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। लोग अक्सर सोचते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ अजीब लोग या उनके बिहेवियर को स्टडी करना है, लेकिन असल में साइकोलॉजी का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर मतलब वो सब एक्शन और रिएक्शन जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे बात करना, एक्सप्रेशन देना या मूवमेंट करना। मेंटल प्रोसेस मतलब वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते पर दिमाग में चल रही होती है, जैसे सोचना, याद करना और इमोशन फील करना एक्सेट्रा। साइकोलॉजी हमेशा एक साइंटिफिक अप्रोचेस को फॉलो करती है, मतलब ये अपने कॉन्क्लूजन, पर्सनल बिलीव्स या एंजम्पशन पर नहीं बताती, बल्कि रिसर्च और एविडेंस के बेस पर बताती है। साइंटिफिक अप्रोच का पर्पस है कि बायस और एरर्स को अवॉइड किया जा सके। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न साइकोलॉजी लगभग 140 इयर्स पुरानी है, लेकिन इसकी रूट और शुरुआत फिलॉसफी से हुई थी, जो प्लेटो, एरिस्टोटल और रेने डिस्कार्ट जैसे फिलोसोफर ने सबसे पहले माइंड और बॉडी के रिएक्शन और ह्यूमन थिंकिंग के नेचर पर सवाल उठाए। यही सवाल बाद में साइकोलॉजी के लिए फाउंडेशन बने। अब हम साइकोलॉजी की शुरुआत पायनियर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं विलियम वॉन्ट। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। 1879 में उन्होंने जर्मनी में सबसे पहले साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। वॉन्ट का मेन फोकस था ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सिस्टमेटिकली एनालाइज करना। उनके एक स्टूडेंट थे एडवर्ड, जिन्होंने अमेरिका में साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया। उन्हें एक अप्रोच डेवलप की जिसे स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया।
स्ट्रक्चरलिज्म का कहना था कि हर एक्सपीरियंस को छोटी-छोटी सेंसेशन और इमोशन में तोड़कर समझा जा सकता है। दूसरी तरफ विलियम जेम्स, जो अमेरिका के एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस की, फंक्शनलिज्म। इसका फोकस था कि माइंड और बिहेवियर इंसान के रियल लाइफ में एडॉप्शन और सर्वाइवल में कैसे मदद कर सकता है। वॉन्ट ने साइकोलॉजी को साइंस बनाया, एडवर्ड ने उसका स्ट्रक्चर समझाया और जेम्स ने दिखाया कि माइंड हमें डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में, पढ़ते हैं, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के पायनियर थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली बार साइकोलॉजी क्लास इंट्रोड्यूस की। उनका अप्रोच था फंक्शनलिज्म, मतलब माइंड का काम है अडॉप्ट करना, सिखाना, वर्क और प्लेस में हेल्प करना। उन्होंने हैबिट, इमोशन और मेमोरी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। इस दौरान मार्गरेट वॉसबर्न साइकोलॉजी में पहली पीएचडी करने वाली वुमेन बनी। मैरी कैल्किन एपीए की पहली फीमेल प्रेसिडेंट रही और फ्रेंचिस पहले अफ्रीकन अमेरिका थे जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी किया। तो यहाँ से साइकोलॉजी अमेरिका में भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने लगी। अब हम देखते हैं कि फंक्शनलिज्म आज भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अप्लाइड साइकोलॉजी में, जैसे एजुकेशन, काउंसलिंग और वर्क प्लेस। फंक्शनलिज्म से आगे निकलकर अलग अलग फील्ड बनी, जैसे डेवलप एजुकेशन साइकोलॉजी, इवोल्यूशन साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। फिर आते हैं साइकोलॉजी के 3 अर्ली अप्रोचेस। जेस्टुअल साइकोलॉजी, जिसे कहते हैं होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट पार्ट, मतलब चीज़ों को समझने के लिए उनके पार्ट अलग अलग देखने के बजाय उनका ओवरऑल पैटर्न समझना ज़रूरी है। साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉयड का आइडिया था कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड और बचपन की एक्सपीरियंस हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। और बिहेवियरिज्म, यहाँ फोकस है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, जैसे पैवलोव का डॉग एक्सपीरियंस, जिसमें लर्निंग कंडीशन के थ्रू होती है। ये 3 अप्रोचेस साइकोलॉजी के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। अब 2 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस कवर करेंगे। सबसे पहले जेस्टुअल साइकोलॉजी। इसका आइडिया था कि इंसान चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में नहीं बल्कि एक पूरे पैटर्न के रूप में समझता है। आज के टाइम में भी जेस्टुअल आइडिया यूज़ होता है लर्निंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। दूसरा है फ्रॉयड का साइको एनालिसिस। फ्रॉयड ने कहा कि हमारे माइंड का एक हिस्सा अनकॉन्शियस होता है, जहां हमें अपने हिडन फियर, डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देता है। ये अनकॉन्शियस थॉट हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। फ्रॉयड ने ये भी कहा कि पर्सनैलिटी बचपन के पहले 6 साल पहले शेप होती है। और फ्रॉयड का आइडिया आज भी साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी में काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बिहेवियरिज्म को समझेंगे। सबसे पहले पैवलियो ने अपने डॉग एक्सपीरियंस से दिखाया कि एक नेचुरल रिफ्लेक्स को एक नया सिग्नल के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशन। फिर जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म का फाउंडेशन रखा। उनका कहना था कि साइकोलॉजी का बस ऑब्जर्वर बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए, अनकॉन्शियस माइंड पर नहीं। वॉटसन ने अपना मशहूर लिटिल अल्बर्ट एक्सपीरियंस किया, जिसमें एक छोटे बच्चे को वाइट रैट से डर लगाना सिखाया गया मैलाउड साउंड के थ्रू। इससे उन्होंने प्रूव किया कि फोबिया एक्चुअली लर्न होता है। और फाइनली मैरी कवर जॉनसन ने फोबिया ट्रीटमेंट के लिए काउंटर कंडीशनिंग का यूज़ किया, जो आज भी मॉडर्न बिहेवियर थेरेपी को बेस बनाता है। ये है पैवलियो डॉग का फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसे क्लासिकल कंडीशन कहते हैं। पहले इमेज में देख सकते हो जैसे
जब डॉग को फूड दिया गया तो वो नेचुरल सलाइवा या सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। दूसरी इमेज में बेल बजाई गई पर डॉग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि बेल का अभी तक कोई मतलब नहीं था। थर्ड इमेज में पेवलियो ने डॉग के साथ बेल को बार बार पैर किया, मतलब बेल बजती थी और तुरंत खाना मिलता था। फूड ने बेल को फूड के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और लास्ट इमेज में सिर्फ बेल बजाने पर ही डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करने लगता है, चाहे फूड हो या ना हो। इस तरह पेवलियो ने दिखाया कि हमें लर्निंग और बिहेवियर को एसोसिएट के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। दूसरा, अब ये एक्सपेरिमेंट है वाटसन का, जिन्होंने एक छोटे बच्चे लिटिल अल्बर्ट पर क्लासिकल कंडीशन का इफेक्ट दिखाया। पहले स्टेज में अल्बर्ट को वाइट रेड दिखाई गई। उसमें नॉर्मल रिएक्शन दिया, मतलब कोई डर नहीं था, यानी वाइट रेड उसके लिए एक नेचुरल स्टिमुलस थी। पर एक्सपेरिमेंट ने जब भी वाइट रेड दिखाई जाती थी, उसी वक्त एक लाउड साउंड क्रिएट किया जाता था जिससे स्टील बार को हैमर से मारना। ये लाउड साउंड नेचुरली बच्चों को डरा देता है, यानी यही एक अनकंडीशनेट स्टिमुलस था और रिएक्शन होता था फियर, जो कि अनकंडीशनेट रिस्पॉन्स है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग बार बार रेड को दिखाया गया और साथ ही लाउड साउंड बजाया गया। अल्बर्ट ने रेड को उसी स्कैर साउंड के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया। और लास्ट में आफ्टर कंडीशनिंग जब सिर्फ रेड दिखाई गई बिना साउंड के, तब भी अल्बर्ट डरने लगा और रोना शुरू कर दिया। यानी अब रेड एक कंडीशनिंग स्टिमुलस बन गई थी और अल्बर्ट का फियर एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स।